आज है 7 अप्रैल मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की सबसे बड़ी और डरावनी खबर पश्चिम एशिया से आ रही है जहां दुनिया एक महायुद्ध की कगार पर खड़ी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक पूरी सभ्यता मिटा देने की भयानक धमकी दी है। इस तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर बमबारी शुरू कर दी है, जिससे वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया है। भारत में भी इसका गहरा असर दिखने लगा है, जहां एयर इंडिया ने तेल की कीमतों में उछाल के कारण टिकटों पर भारी फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। वहीं देश के भीतर मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है, जहां एक बम हमले में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले लाखों वोटरों के नाम सूची से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि यदि ईरान ने तय समय सीमा तक होर्मुज जलमरूमध्य को नहीं खोला, तो वे एक पूरी सभ्यता को मिटा देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज की रात इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होने वाली है। इसी दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप के पास सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी रिफाइनरियों को सीधा निशाना नहीं बनाया गया है, लेकिन ट्रंप ने साफ किया है कि शर्तें न मानने पर ईरान के पावर प्लांट और पुल मलबे में तब्दील कर दिए जाएंगे। जवाब में ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर उनके बुनियादी ढांचे को छुआ गया, तो वे पूरे क्षेत्र के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देंगे। एक्सियोस के रिपोर्टर बराक राविद की एक विशेष रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ इंफ्रास्ट्रक्चर डे मनाने की योजना बना रहे हैं। इसका सीधा मतलब ईरान के पूरे बिजली ग्रिड और परिवहन नेटवर्क को एक साथ नष्ट करना है। व्हाइट हाउस के भीतर इस मुद्दे पर भारी खींचतान चल रही है, जहां जेडी वेंस और जैरेड कुशनर जैसे सलाहकार अब भी कूटनीतिक रास्ते की तलाश में हैं। वहीं इजरायल और सऊदी अरब के नेता ट्रंप पर कड़े हमले के लिए दबाव बना रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर सुरक्षा कारणों से लिखित पर्चियों के जरिए संदेश भेज रहे हैं, जिससे बातचीत बहुत धीमी हो गई है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि रात 8 बजे तक समझौता नहीं हुआ, तो अंजाम बेहद विनाशकारी होगा। ड्रॉप साइट न्यूज़ के लिए तेहरान से एक अनाम संवाददाता ने बताया है कि ट्रंप की धमकियों ने आम लोगों के बीच गहरी दहशत पैदा कर दी है। शहर में अफरा तफरी का माहौल है और अब तक करीब 32 लाख लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग चुके हैं। 57 वर्षीय शिक्षक नरीमान ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ उत्तरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ट्रंप की नरक वाली धमकी से डर लग रहा है। वहीं 21 साल की छात्रा परीसा जैसे कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वे केवल दुआ कर रहे हैं कि यह सब महज एक छलावा साबित हो। ईरान सरकार ने युवाओं से अपील की है कि वे बिजली संयंत्रों की सुरक्षा के लिए मानव श्रृंखला बनाएं। एक्सियोस के रिपोर्टर एंड्रू सोलेंडर के मुताबिक ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अमेरिकी कांग्रेस में उन्हें पद से हटाने की मांग उठने लगी है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने संविधान के 25वें संशोधन का उपयोग करने का सुझाव दिया है, जो राष्ट्रपति को असमर्थ होने पर हटाने की शक्ति देता है। सांसद यासामिन अंसारी और इल्हान उमर ने ट्रंप को अस्थिर बताते हुए कहा है कि अमेरिकी सैनिकों का भविष्य दांव पर है। मार्क पोकिन और रशीदा तलेब जैसे दर्जनों सांसदों ने कैबिनेट से अपील की है कि वे इस पर तुरंत कार्रवाई करें। हालांकि रिपब्लिकन सांसद इसे ट्रंप का बातचीत करने का अंदाज बता रहे हैं, लेकिन मार्जोरी टेलर ग्रीन जैसी पूर्व समर्थकों ने भी अब ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। द इंटरसेप्ट के रिपोर्टर निक टर्स की एक खोजी रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन मध्य पूर्व में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की असली संख्या छिपा रहा है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अक्टूबर 2023 से अब तक लगभग 750 अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं, जबकि पेंटागन बहुत कम आंकड़े दिखा रहा है। यहां तक कि यूएसएस जेरल्ड फोर्ड विमानवाहक पोत पर हुई आगजनी में घायल 200 नाविकों का जिक्र भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिकी जनता में युद्ध के खिलाफ गुस्सा न भड़के। अमेरिकी सैनिकों को अब मिसाइल हमलों के डर से निजी होटलों में छिपाया जा रहा है। सीएनएन के एडम कैनेग्रिन की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने उन पत्रकारों को जेल भेजने की धमकी दी है जिन्होंने अमेरिकी पायलटों के रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर लीक की थी। ट्रंप का कहना है कि इस जानकारी की वजह से ईरानी सेना सतर्क हो गई और सैनिकों की जान खतरे में पड़ गई। ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि मीडिया संस्थानों को अपने सूत्र बताने होंगे, वरना उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
इस बीच पेंटागन ने पत्रकारों को मुख्य मुख्यालय से हटाकर एक बाहरी इमारत में भेजने का आदेश दिया है, जिससे युद्ध की स्वतंत्र रिपोर्टिंग करना अब और भी मुश्किल हो गया है। सीएनएन की एक विशेष रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के लिए खर्ग द्वीप उसकी आर्थिक जीवन रेखा है। ईरान का 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से निर्यात होता है। ट्रंप ने कई साल पहले ही इस द्वीप पर नियंत्रण करने की इच्छा जताई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस द्वीप को नष्ट कर दिया गया, तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। इस खतरे को देखते हुए ईरान ने वहां भारी सैन्य तैनाती की है। इस द्वीप पर फिलहाल एक 8 करोड़ बैरल तेल जमा है, जो किसी भी हमले की स्थिति में बड़े पर्यावरणीय और आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राजनयिकों ने ट्रंप की धमकियों का जवाब कूटनीतिक ट्रोलिंग से दिया है। जब ट्रंप ने होर्मुज जलमरूमध्य खोलने की मांग की, तो जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने मजाक में ट्वीट किया कि उन्होंने इसकी चाबियां खो दी हैं। अन्य दूतावासों ने भी ट्रंप के पुराने विवादों का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा है। लंदन स्थित ईरानी दूतावास ने सूफी संत रूमी की कविता साझा करते हुए ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। कूटनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान जानबूझकर ट्रंप को एक अस्थिर नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया में उनकी साख कम हो सके। द वाया में आनंद तेलतुंबडे ने एक लेख के जरिए बताया है कि कैसे भारत एक ऐसे युद्ध की कीमत चुका रहा है जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। लेख के अनुसार ईरान के साथ तनाव की वजह से कच्चा तेल $122 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जिससे भारत में पेट्रोल और रसोई गैस का भारी संकट पैदा हो गया है। भारत की 60% एलपीजी सप्लाई इसी मार्ग से होती है। होर्मुज जलमरूमध्य की नाकाबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। खाड़ी देशों से आने वाले धन में कमी आई है और हजारों भारतीयों को वहां से वापस लाना पड़ा है। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है और शेयर बाजार से विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। अरशद खान की रिपोर्ट के अनुसार ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमतों में आए उछाल का सीधा असर हवाई यात्रा पर पड़ा है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज में 26,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। जेट ईंधन की कीमतों में पिछले एक महीने में करीब 100% का उछाल आया है। घरेलू उड़ानों पर भी अब यात्रियों को अधिक सरचार्ज देना होगा। एयरलाइन का कहना है कि परिचालन लागत का 40% हिस्सा ईंधन पर खर्च होता है, इसलिए कीमतों को बढ़ाना उनकी मजबूरी है। आने वाले दिनों में अन्य विमानन कंपनियां भी इसी तरह के कदम उठा सकती हैं। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने साल 2026 के लिए सामान्य से कम मानसून का अनुमान लगाया है। बताया गया है कि अल नीनो की वापसी के कारण बारिश प्रभावित हो सकती है, जिससे कृषि क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में अगस्त और सितंबर के दौरान बारिश की भारी कमी देखी जा सकती है। ये खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ी चुनौती है क्योंकि पहले से ही महंगाई और वैश्विक युद्ध के कारण स्थितियां तनावपूर्ण हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार असम पुलिस की एक टीम ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर तलाशी ली है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि और दुष्प्रचार के मामले में की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें खेड़ा के घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री मिली है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि खेड़ा के तार विदेशी ताकतों से जुड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश बताया है और इसे पूरी तरह राजनीति से प्रेरित करार दिया है। द वाया की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा के सभापति ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग नोटिस को खारिज कर दिया है। सभापति ने अपने आदेश में कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों में पर्याप्त सबूतों की कमी है। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार पर निष्पक्षता न बरतने और सरकार के प्रति वफादार होने के आरोप लगाए थे। सभापति ने स्पष्ट किया कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने के लिए बहुत ऊंचे मानकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें यह नोटिस पूरा नहीं करता। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में एक भयानक बम हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। ये हमला रात के समय एक घर पर किया गया जब परिवार सो रहा था। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है और प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी है। प्रशासन ने 5 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है और भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। राहुल गांधी ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि मणिपुर में अब भी हालात सामान्य होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। हरकारा डीप डाइव में वरिष्ठ पत्रकार समी अहमद ने बिहार के मौजूदा सामाजिक और आर्थिक हालात पर चर्चा की है। ये चर्चा तेजस्वी यादव के उस ट्वीट पर आधारित थी जिसमें उन्होंने बिहार को हर सूचकांक में पिछड़ा बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दे बेहद गंभीर हैं, लेकिन मीडिया और विपक्ष इन्हें प्रभावी ढंग से उठाने में विफल रहे हैं। चर्चा में ये भी कहा गया कि सरकारी आंकड़ों में भी बिहार की स्थिति चिंताजनक है,
जिसे सुधारने के लिए कड़े प्रशासनिक फैसलों की जरूरत है। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले करीब 20 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हटाए गए नामों में एक बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है। कई पूर्व सैनिकों और सरकारी शिक्षकों के नाम भी संदिग्ध बताकर हटा दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने इसे चुनावी प्रक्रिया में धांधली करार दिया है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक पारदर्शी और नियमित प्रक्रिया है। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 7 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला जननांग विकृति यानी एफजीएम के खिलाफ सुनवाई करने जा रहा है। 9 जजों की संविधान पीठ इस प्रथा की संवैधानिकता की जांच करेगी। दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित इस प्रथा को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। कोर्ट ये भी तय करेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यह एक ऐतिहासिक सुनवाई होगी जो आने वाले समय में धार्मिक प्रथाओं और व्यक्तिगत अधिकारों की नई परिभाषा तय करेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान इस महीने संयुक्त अरब अमीरात को $3.5 अरब का कर्ज लौटाने वाला है। इससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आएगी और उस पर आईएमएफ की शर्तों के उल्लंघन का खतरा बढ़ जाएगा। ईरान युद्ध के कारण बढ़ती तेल की कीमतों ने पहले ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही कोई बड़ी वित्तीय सहायता नहीं मिली तो पाकिस्तान एक बड़े डिफॉल्ट की ओर बढ़ सकता है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।